हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र विज्ञान सन 2016, 17, 18, 19, 20 और 21 सभी सनों के पेपर एक ही वीडियो में, ताकि आपको जगह जगह जाकर अलग अलग वीडियोस ना देखने पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। बढ़ते हैं अब हम आगे। आज हम देखेंगे सन 2016 का बीटीसी डीएलएड 4th सेमेस्टर का साइंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं बहुविकल्पी नंबर 1 से। पहला बहुविकल्पी है आपका कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? 4 ऑप्शन है। तो ये जो है वो डार्विन के द्वारा किया गया था। यहाँ पर जो प्राकृतिक चयनवाद लिखा है, आखिर ये कहते किसको हैं? तो प्राकृतिक चयनवाद या प्राकृतिक, इसी को वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो अब देखते हैं कि कोई भी प्राणी हो जीवित रहने के लिए क्या करता है? संघर्ष करता है। तो जो जीव प्राकृतिक वातावरण के अनुसार अनुकूलन अपने आप को कर लेते हैं या ढाल लेते हैं तो वे जीवित रहते हैं, और बाकी जो अनुकूलन अपने आप को नहीं कर पाते वातावरण के अनुसार वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं उत्तर जीविता। उत्तर जीविता हम इसको कहते हैं। और प्रकृति स्वयं ही श्रेष्ठ जो अनुकूलन है या अनुकूल जीव हैं उनको वर्ण करती, या कह सकते हैं उनका चयन जो है वो करती है। इसी को जो है वो प्राकृतिक वर्ण या प्राकृतिक चयनवाद जो है वो कहते हैं। ये जो है सिद्धांत दिया था डार्विन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 2 की तरफ। निम्नलिखित में से सांतरण विधि कौन सी नहीं है? 4 ऑप्शन है। फेन प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अति लघु या लघु में भी इनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इनमें से सांद्रण विधि कौन सी नहीं है? तो निस्तापन विधि जो है वो सांद्रण विधि के अंतर्गत नहीं है। यदि आपसे पूछा जाए कि ये सांद्रण विधि नहीं है तो ये कौन सी विधि है, तो ये जो है वो रासायनिक विधि है। ये जो है वो एक रासायनिक विधि है। रासायनिक विधियों में जो है वो निस्तापन यूज़ होता है। निस्तापन एक्चुअल में होता क्या है कि जो सांद्रित गैस को उसको वायु की अनुपस्थिति में, यहाँ पर जो वायु की अनुपस्थिति है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि निस्तापन और भर्जन इसमें बहुत ही माइनर सा ही ज़्यादा डिफरेंस है, ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सांद्रित गैस को वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर या गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, SO2 है, इन सबको जो है वो निकाल लिया था। यही जो क्रिया होती इसी को हम निस्तापन कहते हैं। देखिए अन्य जो हैं, यदि इनको बात करें कि ये कौन सी विधियाँ आती, क्योंकि हमने निस्तापन तो आपको बता दिया सांद्रण विधि में आता है। तो जो फेन प्लवन विधि है, चुंबकीय पृथक्करण विधि है और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है, ये सभी आपकी विधियां आती हैं अयस्क के सांद्रण में। क्योंकि आपका पूछ रहा था कौन सा सांद्रण नहीं है, तो निस्तापन नहीं है, बाकी सभी जो है आपके अयस्क के सांद्रण में आते हैं। अब अयस्क का सांद्रण आखिर होता क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो अयस्क जो होते हैं उनके बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, सबसे पहले उनको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो तोड़ लिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद जो महीन पीस लिया जाता है इन्हीं को, जो छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लिए गए हैं। अब अयस्क में मिट्टी, बालू, चूना, पत्थर, ये सभी अशुद्धियाँ मिली रहती हैं। इनको हम जो है वो अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके अति लघु में भी पूछा जाए तो आप बिल्कुल भी गलत करके ना आए। तो जो अशुद्धियाँ होती हैं उसको अधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं, और अयस्क को अधात्री से अलग करके अयस्क में जो धातु की परसेंटेज बढ़ाने की प्रक्रिया होती है इसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो अयस्क है उसमें से इस अधात्री या मैट्रिक्स, ये हम कहते हैं किसको? अशुद्धियों को। तो अयस्क से अशुद्धियों को अलग करके जो अयस्क में धातु की परसेंटेज है उसको बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है इसी को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। तो काफ़ी डिटेल में मैंने बता दिया क्योंकि इम्पोर्टेंट था काफ़ी, इसलिए। अगला प्रश्न 3 देखते हैं। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है, तो कौन सा? ये जो है वो ऋण आवेश आ जाता है। और इसी के संबंध में मैंने आपसे एक क्वेश्चन रखा था जो मॉडल पेपर मैंने कराया था। यदि आपने साइंस का मॉडल पेपर 2019 का 4th सेमेस्टर का नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को मैंने उसमें शामिल किया है। और जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसी प्रश्न 3 से रिलेटेड आपके लिए प्रश्न है कि यदि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं
तो कंघे पर कौन सा आवेश हो जाएगा, धन आवेश आ जाएगा या ऋण आवेश, ये आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप करके बताना है। प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा जो है वो किस आवेश में आ जाएगा, या कौन सा जो है वो आवेश कंघे पर आ जाएगा। तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके अवश्य बताइएगा। अगला प्रश्न 4 देखते हैं। आवर्त सारणी में किसी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घट जाती है, सुचालकता घटती जाती है, घनत्व घट जाता है या धात्विकता बढ़ जाती है। तो कौन सा सही होगा, सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर लास्ट, धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती है। और लास्ट बहुविकल्पी 5 है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम है। तो प्लेटलेट्स बनाती हैं, काफ़ी बार ये आपको हम बता भी चुके हैं। तो सभी बहुविकल्पी समाप्त होते हैं, बढ़ते हैं हम अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लिए हम बहुत मेहनत करते हैं, तो आपका एक लाइक तो वीडियो पर बनता ही है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 6। दिष्ट धारा किसे कहते हैं, लिखिए। तो जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम दिष्ट धारा कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला प्रश्न 7 है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो जो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों का भोजन करते हैं या दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें हम सर्वाहारी कहते हैं। अगला प्रश्न 8 है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है उन्हीं का जो हम करते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यही यदि चुंबकीय पृथक्करण पूछा होता है तो आप कह सकते हैं जो चुंबक में से आकर्षित हो जाती हैं, इससे लोहे वगैरह वाली चीज़ें, तो ये सारी हो जाएंगी। अगला प्रश्न 9 है, एड्स का पूरा नाम क्या है। तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न 10 है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये समांतर बल रेखाएं हैं पहली विशेषता, और दूसरी ये हमेशा N2S जाती है। N हमारी जो है वो नॉर्थ दिशा और S जो है वो साउथ दिशा को दर्शाता है। और लास्ट हमारा अति लघु 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य लिखिए। तो 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को जो है वो 1 एम्पियर कहते हैं। ये जो है वो एम्पियर लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। बढ़ते हैं चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। लघु पहला है आपका कि उष्मा के सुचालक तथा कुचालक पदार्थों में अंतर उदाहरण देकर समझाइए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी नॉर्मल है। सुचालक जिसमें विद्युत जो है वो आसानी से प्रवाह हो जाए या विद्युत का प्रवाह जिसमें हो जाता है। कुचालक जिनमें ना हो पाए, 1-2 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। जैसे कुचालक में हो जाएगा लकड़ी वगैरह, और सुचालक में आपका हो जाएगा जैसे कि बिजली के तार ही आप नॉर्मल देखते हैं, तो इसमें विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है। सुचालक के एक उदाहरण में मैं आपको बताऊं तो पारा भी जो है वो जिसमें विद्युत का जो सुचालक है उसमें जो है इसी को रखा जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न है आपका, पिग आयरन से क्या अभिप्राय है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न मैंने आपका जो मॉडल पेपर है सन 2019 वाला साइंस का, वहाँ भी जो है वो पूछा था। तो चलिए बात कर लेते हैं क्या है। तो वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन यानी कि कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। इसमें 93% लोहा, 4 से 5% कार्बन तथा शेष सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन की अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं, जिसके कारण इसका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। ये भंगुर होता है। इसका उपयोग पाइप, स्टोरेज टंकी, नहाने के टब, कूड़ादान आदि बनाने में किया जाता है। तो उपयोग भी अलग से पूछा था, वो भी जो है आप इस प्रकार लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं 14। प्रश्न है, एक प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। जैसे कि ये एक चुंबक है तो इसके जो ये सिरे होते हैं इनको लेकर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम कागज पर लोहे का बुरादा लेकर हम फैला देंगे। उसके बाद एक छड़ चुंबक को लोहे के बुरादे पर ले जाकर चारों ओर घुमाएंगे। हम देखेंगे कि चुंबक के दोनों सिरों पर लोहे का बुरादा सबसे अधिक मात्रा में चिपकता है। तो ये जो है आपका प्रयोग हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न 15 देखते हैं, खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए। तो खाद्य श्रृंखला की बात करें तो जीव मंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। इन जैव घटकों को भोजन बनाने तथा उपभोग संबंधित जो पारस्परिक क्रियाएं हैं जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक लक्षण है।
और जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो सिंपल सी एक लाइन में डेफिनेशन आप जरूर याद कर लीजिएगा और इसको ब्लैक पेन से अवश्य लिख दीजिएगा कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित है, इसी को जो है हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, इनको पोषी स्तर कहते हैं। और आहार श्रृंखला वह केवल जीवमंडल में जैव घटकों की संरचना प्रकट करती है, बल्कि दो महत्वपूर्ण प्रकारों जैसे कि ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण को भी प्रदर्शित करती है। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि जैसे कि आप देखते हैं अलग अलग होते हैं उत्पादक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तो इसमें ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है। जो पदार्थ होते हैं जब एक उपभोक्ता उससे अपने जैसे जो उच्च उपभोक्ता है जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता जो है उनको खा रहे हैं, तो ऊर्जा जो है वो द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता में ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसी के संबंध में जो है यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर आपसे खाद्य श्रृंखला पूछा गया था, तो सिंपल सी भाषा में आप ये लाइन जरूर जो है वो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 16, डार्विनवाद के 5 आधारभूत सिद्धांत बताइए। तो मैं आपको केवल और केवल हेडिंग बता रहा हूँ। प्राकृतिक वर्ण या चयन, ये मैंने आपको सबसे पहले ही स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ जीव होते हैं जो अनुकूलन अपने आप को कर ढाल लेते हैं, अनुकूल कर लेते हैं, वो जो है वो जीवित रहते हैं, जो नहीं ढाल पाते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसी को जो है वो योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। और प्रकृति स्वयं ही जो श्रेष्ठ और अनुकूल जो जीव होते हैं उनको उनका चयन करती है, कह सकते हैं उनका वर्ण करती है, और इसी को हम प्राकृतिक वर्ण जो है वो कहते हैं। दूसरा है विभिन्नताएं, तो अलग अलग टाइप के जो है वो जो जीव जंतु होते हैं वो पाए जाते हैं। उसके अंतर्गत ये भी आप कह सकते हैं कि जो अपने आप को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, उनकी जो पीढ़ियां होती हैं वो और आगे जो है वो बढ़ती जाती हैं, या उनमें जो नए लक्षण आपको देखने को मिलते हैं वो आगे ट्रांसफ़र होते रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप अपने आप से लिख सकते हैं। इसी प्रकार योग्यतम की उत्तरजीविता कहने का मतलब जो योग्य है अपनी जाति में वही जो है वो आगे सर्वाइव करता है। जीवन संघर्ष भी इसी की तरह है। इसी के अलावा लास्ट पॉइंट है जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता, तो ये भी जो है आपका इन्हीं के पॉइंट्स में आ जाएगा। बढ़ते हैं, चलिए अगले प्रश्न 17 की तरफ। सोडियम एवं मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए और इस अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है। तो सोडियम और मैग्नीशियम की जल से अभिक्रिया, तो सोडियम धातु का एक छोटा टुकड़ा छन्ना कागज से सुखा लें, कांच के एक बर्तन को पानी से आधा भरें तथा सोडियम के टुकड़े को पानी में डाल दें। हम देखते हैं कि धातु का टुकड़ा जल की सतह पर तीव्र गति से इधर उधर घूमता हुआ दिखाई देता है। सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है कि सोडियम धातु जल के साथ तीव्र गति से क्रिया करके जो है वो क्या बनाता है, और नीचे रिएक्शन भी जो है वो दी हुई है, इस प्रकार जो आप लिख सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि रिएक्शन जो है ये बैलेंस ज़रूर रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं 2Na+2H2 है, तो इससे Na और OH से आपका NaOH तो बन गया, यहाँ पर आपने 2 भी साथ में लगा दिया, तो यहाँ पर 2Na और O के साथ 2 और H के साथ 2, परंतु अभी आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। जब आप H2 और लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए तो इस वाले H के साथ 2 और बाहर जो लिखा है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि यहाँ पर टोटल जो H हैं वो आपके 4 हैं, परंतु यहाँ से केवल और केवल आपके 2 ही जो है वो कवर हुए हैं, बाकी 2 कवर यहाँ से हो रहे हैं। तो रिएक्शन इसलिए आपको बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार जो आप रिएक्शन लिख देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं लास्ट, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखते हैं, यह है चित्र आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कांच का बल्ब लिखा है, नाइट्रोजन ऑर्गन गैस इसमें जो है वो भरी होती है, ये जो है वो फिलामेंट है, यहाँ पर जो है वो सुचालक तार दिया हुआ है, ये जो है वो कांच का स्तंभ है। ये कांच का स्तंभ आपने जो रियल का बल्ब है वहाँ पर देखा भी होगा, ये स्पष्ट रूप से जो है आपको दिखाई भी बाहर से देता है। थोड़ा सा नीचे वाले भाग की बात करें तो ये पीतल या एल्यूमिनियम की जो है वो टोपी होती है, यहाँ पर जो है वो पिन होती है, और यहाँ पर सबसे नीचे जो है ये रांगा होता है। तो ये जो है वो ओवरऑल इसका जो है वो चित्र हो जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर इसकी जो है वो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी मॉडल पेपर वाले वीडियो में भी कि
कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोर्स में हैं परंतु आपके गाइड में या बुक में नहीं भी दी हुई हैं, फिर भी जो है आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछी गई हैं, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तैयारी लेकर ही जो है वो करिएगा। थोड़ा सा विद्युत बल्ब के बारे में भी चलिए बात कर लेते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने में जो है वो किया जाता है। सामान्य बल्ब में टंगस्टन का बहुत पतला तार जो है वो लगा होता है, जिसको क्या कहते हैं, तंतु या फिलामेंट। जब बल्ब के तंतु में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब जो तंतु है वो गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है, फलस्वरूप प्रकाश उत्पन्न होता है। तंतु का गलनांक जो है वो 3370 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसलिए जो है ये पिघलता नहीं है। तो यही था जो है हमारे बल्ब के बारे में। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको ये भी बताऊं, यदि आपने ये देखा होगा कि पहले जो है ये वैद्युत बल्ब चलते थे काफ़ी, पर अब इनकी जगह जो है वो जो एलईडी बल्ब है उन्होंने ले लिए। तो ऐसा क्यों है, यदि आपको पता है तो अच्छी बात है। ऐसा इसलिए है कि आपने देखा होगा जो ये बल्ब आते थे, आप अगर कहीं लगा हुआ है इसको निकालते हैं तो काफ़ी हीट हो जाते थे, बहुत गर्म हो जाते हैं, उनको आप नॉर्मली हाथ से पकड़ नहीं सकते हैं। आज भी वो बल्ब आते हैं, ऐसा नहीं कि पहले आते थे, तो इनको आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो ये जो गर्म हो जाता है तो ये ऊष्मा आप देखते हैं इसमें को प्राप्त होती है, इसके कारण गर्म होता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी इसको दी जाती है तो काफ़ी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इसकी ऊष्मा के रूप में जो है वो कह सकते हैं क्षय हो जाती है। एलईडी बल्बों में ये चीज़ नहीं होती है, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं एनर्जी सेविंग के रूप में भी एलईडी जो बल्ब है उनको देखा जाता है। तो यही जो है वो एक कारण भी होता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेट जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ हो। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आज से हम शुरू करें बीटीसी डीएलएड सन 2017 के 4th सेमेस्टर के पेपर के सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हम देखेंगे आज साइंस का पेपर का। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला बहुविकल्पी है एलिसा परीक्षण है। 4 ऑप्शन है, हेपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो बात करें उत्तर की तो ये जो है वो एड्स के लिए होता है एलिसा परीक्षण। अगला देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न है आपका, गैलेना किस धातु का अयस्क है। तो गैलेना जो है ये वो लेड धातु का जो है वो अयस्क है। लेड की बात करें तो परमाणु संख्या जो है उसकी 82 होती है, और जितने भी आप प्रीवियस ईयर देखें यानी कि हमने इसे पहले जो कराए थे उसमें भी और वन लाइनर में भी अयस्कों से काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो सभी के अयस्क जो मेन हैं उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 3 की तरफ। वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। तो क्या बनता है, ये जो है वो पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बनता है। अगला प्रश्न 4 है, शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान। तो देखिए ये करती है ऑप्शन नंबर आ, कार्बन। परंतु यही प्रश्न आपका एक दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में पूछा जा चुका है कि शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, परंतु यही प्रश्न एक और तरीके से पूछा जाता है कि शुष्क सेल में एनोड किसका बना होता है। ऑप्शन में आपको जैसे कि जस्ते का, तांबे का, कैडमियम का, ग्रेफाइट का इस टाइप से देखने को मिलेगा। तो सही आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, वो भी ध्यान में रखिएगा। अगला है लास्ट बहुविकल्पी, टोटल 5 ही बहुविकल्पी आते हैं। रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का नाम क्या है। तो ये जो है वो रुधिर प्लेटलेट्स होती हैं, आप सभी जानते भी अवश्य होंगे। तो सारे बहुविकल्पी समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आप जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं उतना मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और जल्दी से जल्दी आपको अच्छे से अच्छा मैटर जो है वो प्रोवाइड कर सकूँ। तो अति लघु का पहला प्रश्न है, छठा, खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। तो खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बनता है, इसी को खाद्य जाल कहते हैं। कहने का मतलब जटिल किस प्रकार से, जैसे कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक में हम देखते हैं कि प्राथमिक जो है वो
ऊर्जा प्राप्त करते हैं उत्पादक से, इसी प्रकार द्वितीयक प्राथमिक को खाते हैं, तृतीयक द्वितीयक को खाते हैं। परंतु ऐसा हो कि यहाँ पर क्या लिखा है, जब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या कई प्रकार के जो या एक प्रकार के जो जीव हैं वो कई प्रकार के जीवों द्वारा खाए जाते हैं, तो इसके माध्यम से एक जाल बन जाता है। यानी यही जो जीव है वो इनको भी खा रहा है, उनको भी उत्पादक में से भी खा रहा है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं कि खाद्य जाल इस आधार पर जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अगला है प्रश्न 7, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखिए। तो सुचालक में क्या कौन से हो जाएंगे, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, इन सभी से जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, इसलिए हम इनको सुचालक कहते हैं। कुचालक में जिनसे ना हो सके, जैसे कि रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी, और लकड़ी भी जो है वो सूखी, क्योंकि आपने ये जरूर देखा होगा कि गीली लकड़ी है तो उसमें जो बिजली है या करंट है वो जो है वो आने के चांसेस रहते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा, सूखी लकड़ी। देखते हैं अगला प्रश्न 8, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिछले नहीं यहाँ पर होगा, पिघले होगा, पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसी को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरों, बाल्टियों और ड्रमों को संक्षारण हम कहते हैं नष्ट होने से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। तो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है, कोई भी धातु है उसके ऊपर आपको कोई परत चढ़ानी है जिससे कि इसमें जंग ना लगे, उसका संक्षारण ना हो। तो इस प्रकार जो लोहे की चादर यहाँ पर दे रखा है या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबो देते हैं तो ये एक लेयर चढ़ जाती है, तो इसी को हम धातु गैल्वेनीकरण कहते हैं। आई होप आपको सिंपल सी भाषा में समझ में आया होगा। अगला है 9 प्रश्न, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग क्या है। ये मैंने आपसे प्रश्न जो बहुविकल्पी शायद या मैं अति लघु में मैंने वहाँ पर पूछा भी था। तो सर्वदाता जो है वो O होता है और सर्वग्राही जो है वो AB होता है। सर्वदाता का मतलब है जो हम ब्लड डोनेट करते हैं, किसी को दे सकते हैं, तो O वर्ग वाला जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वर्ग का ब्लड ग्रुप हो, उसे दे सकता है। और AB वाला सभी व्यक्तियों का जो ब्लड ग्रुप है वो ले सकता है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 की तरफ। प्रश्न है आपका, विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए। तो विद्युत ऋणात्मकता की बात करें तो किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, और इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में हम इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और देखिए इसे प्रतीक X से तो प्रदर्शित करते हैं, उसके साथ साथ यदि इसके संबंध में आपसे पूछ लिया है कि ये आया कहाँ से, तो एक नाम मैं आपको बताऊं, जिनका नाम था पाउलिंग। पूरा नाम इनका था लाइनस पाउलिंग, परंतु खाली आप पाउलिंग ध्यान में रखिए। तो इसे लाइनस पाउलिंग ने 1932 में जो है सहसंयोजी आबंध सिद्धांत के विकास में जो है वो प्रयुक्त किया था, लाइनस पाउलिंग ने, और 1932 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11 की तरफ। लास्ट तेलुगु है हमारा। हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो हेपेटाइटिस बी की बात करें तो हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाला लिवर का एक गंभीर संक्रामण रोग है। किसके कारण होता है, लिवर के, एक लिवर से संबंधित काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ भी जाता है कि हेपेटाइटिस बी किससे रिलेटेड है, लिवर है, किडनी, इस टाइप से ऑप्शन में दे रखा होगा। तो लिवर के एक गंभीर संक्रामण रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। इसके अलावा जैसे कि सभी वीडियो में मैं आपसे एक ना एक प्रश्न पूछता हूं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, आपको टिटनेस रोग आपने अवश्य सुना होगा। आपको ये बताना है कि टिटनेस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है। जिस प्रकार हेपेटाइटिस मैंने आपको बताया, यहाँ पर लिखा है कि लिवर का एक गंभीर संक्रामण रोग है, उसी प्रकार टिटनेस जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर आपसे पूछा है। तो सभी लोग वीडियो का मेन कमेंट जो है वहाँ पर उत्तर अवश्य बताएं।
बढ़ते हैं अब लघु उत्तरी प्रश्न की तरफ। अति लघु सभी हमारे समाप्त हो गए। प्रश्न है आपका 12 तत्वों की आवर्त सारणी के गुण व दोष बताइए। तो गुण क्या क्या हो सकते हैं? अब अपने आप से लिख सकते हैं कि सही परमाणु भार ज्ञात करने में उसमें हेल्प मिलती है, नए जो तत्व हैं उनकी खोज और अनुसंधान में सहायता मिलती है, तत्वों के जो गुण हैं उनके अध्ययन में सुविधा होती है। इस टाइप से ये सभी आपके गुण में आ जाएंगे। दोष की बात करें तो जैसे कि सबसे पहला हाइड्रोजन का स्थानीय है, क्योंकि हाइड्रोजन को यदि आप प्रथम वर्ग में देखेंगे क्षार धातु जो है उनके साथ रखा गया है, पर उनके गुण जो है वो हैलोजनों के साथ भी मिलते हैं। हैलोजन कौन से होते हैं? जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये सभी जो है इनसे भी गुण मिलते हैं, तो ये एक दोष में आ जाता है। इसी प्रकार असमान जो तत्व हैं उनको एक साथ रखना, समान तत्व जो है उनको अलग अलग रखना, तो इस टाइप से आप अपने आप से जो है वो गुण दोष लिख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13 की तरफ। प्रश्न है आपका ओम के नियम को परिभाषित कीजिए तथा प्रतिरोध व विद्युत में संबंध भी लिखिए। तो ओम का नियम होता क्या, सबसे पहले ये समझते हैं। तो यदि ताप आदि भौतिक अवस्थाएं नियत रखी जाए, नियत मतलब होता है एक समान रखी जाए, तो किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। सिंपल सी लाइन आपको याद रखनी है कि नियत रखी जाए, उसके बाद यहाँ से कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। और यही जो लाइंस लिखी हैं उसी को सूत्र के रूप में भी दर्शाया गया है। यहाँ पर जो आप V देख रहे हैं वो विभवांतर है, I जो आप देख रहे हैं ये जो है वो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो इसके आधार पर सूत्र क्या हो जाएगा? V बराबर IR भी होता है या V बराबर RI मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा बात करें ओम के नियम की, तो जर्मन जो भौतिकविद थे या तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, नाम में ही इनके ओम है तो आप समझ सकते हैं इन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1827 में जो है ये नियम प्रतिपादित किया था, ओम का नियम। और बात करें नीचे देखिए लिखा भी है प्रतिरोध R जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसके साथ विभवांतर स्रोत V यहाँ पर आप देख रहे हैं। स्रोत लगाने पर उसमें विद्युत धारा I जो है वो प्रवाहित होती है, वो यहाँ पर I लिखा हुआ है। ये तीनों राशियाँ ओम के नियम का पालन करती हैं और उस आधार पर देखिए यहाँ पर लिखा भी है, अर्थात V बराबर IR। तो यही जो है आपका मेन होता है। आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी याद हैं तो आप डायरेक्ट जो आपने ऊपर डेफिनेशन लिखी है उसके बाद ये सूत्र आप लिख देंगे तो आपका बिल्कुल भी सही होगा, क्योंकि यही ओम का नियम जो है उसको परिभाषित करता है। और फिर भी यदि आपको ये भी याद करने में दिक्कत हो तो अगर V बराबर IR लिख रहे हैं तो ये भी अपने आप में पूरा ओम के नियम को ही परिभाषित करता है, और साथ में आप यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 14 की तरफ। धारावाही परिनालिका से क्या अभिप्राय है? सचित्र वर्णन करो। तो यदि किसी कुचालक पदार्थ जैसे लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे के विद्युत रोधित तारों को नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं गोल गोल बेलन सा बना है, ये यही है लकड़ी, गत्ता, मोटा कागज या प्लास्टिक की कोई भी बेलनाकार नलिका, उसके ऊपर हमने ये जो आप देख रहे हैं तार लिपटे हुए हैं, ये क्या है? ये जो है तांबे के विद्युत रोधित तार हैं। इनको नलिका की लंबाई पर लपेटा जाए तो इस संबंध को ही हम परिनलिका कहते हैं। और इसके तार के सिरों को शुष्क सेल बी, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे शुष्क सेल बी लगा हुआ है, कुंजी के, यहाँ पर आप देख रहे हैं कुंजी के, तथा धारा नियंत्रक आर से जो है वो जोड़ देते हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं जोड़ा गया है। उसके बाद यदि इस प्रकार लटकाया जाता है कि यह क्षैतिज तल में घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो विद्युत यदि उसे परिनालिका से सेल से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाती है। क्योंकि धारा प्रवाहित करने पर जो परिनालिका है, ये सभी जगह परिनालिका लिखा हुआ है, एक क्षण चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव तथा दूसरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दें तथा उनके सिरों की ध्रुवता भी जो है वो बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, ऊपर आपने देखा था, ये जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप मेंशन भी कर सकते हैं, ये जो है बैटरी है
और जो आप के देख रहे हैं ये जो है वो कुंजी है। यहाँ पर आप चाहें तो कुंजी लिख भी सकते हैं। तो बैटरी कुंजी और इसी बैटरी में आप सेल, यहाँ से आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका परिनालिका है, ये जो आपने तार लपेटा हुआ है। तो इसमें दो ध्रुव होंगे, जैसे कि यहाँ पर देखिए साउथ और नॉर्थ लिखा हुआ है। जब आप यहाँ से प्रवाहित कर रहे हैं धारा, तो जो अलग अलग जो ध्रुव हैं यही को लेकर यहाँ पर बताया गया था, जो मैंने नीचे भी आपको बताया था। ये देखिए कि धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका एक क्षण चुंबक जो है वो समान व्यवहार करने लगती है, और जिसका एक तार उत्तरी ध्रुव और दूसरा जो है वो दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है, जो कि ऊपर मैंने दोनों ध्रुव बताए। और यह भी लिखा है कि यदि परिनालिका में विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो उनके सिरों की ध्रुवता भी बदल जाती है। ये भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15 की तरफ। और एक और चीज़ आपके मन में उठ सकती है, वो भी मैं आपको बता दूं कि जो परिनालिका, इसका आखिर यूज़ क्या होता है। हम पढ़ तो रहे हैं, कहाँ यूज़ होता है वो भी जानना ज़रूरी है। तो आप देखते हैं जो गाड़ियों को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर यही जो परिनालिका है, वो जो मेथड है वो यूज़ होता है। इसके साथ साथ जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होते हैं उनमें भी जो है ये यूज़ होता है। पिन बॉल जो मशीन होती है उनमें भी ये यूज़ होता है। तो ऐसे बहुत सी जगह यूज़ होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे विज्ञान का सन 2018 में जो पेपर हुआ था वहाँ से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय, पहला बहुविकल्पीय हमारा निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग जो है वो करते हैं। दिष्ट धारा क्या होती है? एसी डीसी आपने पढ़ा होगा। डीसी बोलते हैं डायरेक्ट करंट को, एसी होता है अल्टरनेटिव करंट। तो जो दिष्ट धारा होती है वो हमारी डायरेक्ट करंट होती है। ऑप्शन को देखिए तो पंखा, टॉर्च, टीवी या कूलर। यहाँ पर आपको साफ साफ क्लियर टॉर्च एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जो कि पंखा, टीवी, कूलर तीनों से ही अलग है। टॉर्च में आप सेल से यूज़ करते हैं, बाकी सभी बिजली के हैं। तो आपको नहीं भी पता है दिष्ट धारा तो भी आप इसे टिक इजीली तरीके से कर सकते हैं। आपका ऑप्शन बात सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 है हमारा, पौधों और जंतुओं की बीच की जो कड़ी है वो क्या है? अमीबा, यूग्लिना, वायरस या क्लेमाइडोमोनास। आपको 4 ऑप्शन है, इसमें बताना कौन सा सही होगा। तो इसको याद करने की मैंने ट्रिक दी, आपको याद होगा सेकंड सेमेस्टर में बताई थी। तो पौधे और जो जंतु होते हैं वो युगों से चले आ रहे हैं, आपने भी देखा होगा। पौधे, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, वो युगों युगों से चले आ रहे हैं। तो युगों से ही आप इसे याद रख सकते हैं, युग्लिना। देखिए आराम से आप दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको परमानेंट के लिए याद हो जाएगा। तो युग्लिना ही आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बा। अगला प्रश्न 3 है, चुंबकीय पदार्थ इनमें से क्या है? तो आप जानते हैं चुंबकीय पदार्थ लोहा ही आपका होता है। अन्य ऑप्शन आपको चेक करने की आवश्यकता भी नहीं है। अगला प्रश्न 4 है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण जो है वो किसमें होता है? तो आरबीसी जो है उसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन दा जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 है, विद्युत बल्ब में जो तंतु है वो किस धातु का बना होता है? तो वो बना होता है टंगस्टन का। काफ़ी बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट ही होता है, तो आपको पता है विद्युत बल्ब में जो तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और इसके अलावा जो टंगस्टन है इसका गलनांक भी जो है वो काफ़ी हाई होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, हम और ज़्यादा से ज़्यादा 4 सेमेस्टर के जो आपके प्रीवियस ईयर के सेट हैं जल्दी से जल्दी जो है वो प्रोवाइड करा सकें। तो आप केवल और केवल लाइक कीजिए, फिर आप मेरी स्पीड देखिए कितनी जल्दी मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड जो है वो कराता हूँ। बात करते हैं चलिए अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमारा प्रश्न 6 कह रहा है कि खनिज तथा जो अयस्क है उससे क्या अभिप्राय है? 6 प्रश्न से 11 प्रश्न तक आपके अति लघु जो है वो आते हैं। तो खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं, जैसे कि अबरक हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट, जस्ता या डा नहीं है टा होता है, बॉक्साइट होता है, जस्ता, चूना, पत्थर, ये सभी जो है आपके खनिज हो जाएंगे। यानी ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं। अयस्क की बात करें तो उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों, जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को जो है वो खनन करके बाहर निकाला जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व जो है वो प्राप्त किए जाते हैं। तो आप चाहें तो इसमें जैसे कि लेड है या लोहा है, इन सभी के अयस्क भी जो है वो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न 7 की, विद्युत के 2 सुचालक और कुचालक। तो सुचालक जिसमें विद्युत का प्रवाह हो जाता है, मानव, चांदी, कॉपर, सोना, भीगी लकड़ी, ये सभी सुचालक के उदाहरण हो जाएंगे। कुचालक जो है जिनमें ना हो, जैसे कि कांच है, सूखी लकड़ी, इनमें जो है वो विद्युत का प्रवाह जो है वो नहीं होता है। अगला प्रश्न 8 है, यदि पृथ्वी से सभी
पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त हो जाएंगे तो जो खाद्य श्रृंखला है उसके जो सभी पोषी स्तर हैं उसके जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी जो खाद्य श्रृंखला है उस पर असर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो भी रुक जाता है। आपने देखा है प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद द्वितीयक, फिर तृतीयक, उसके नीचे अपघटक, तो एक दूसरे पर जो है सभी डिपेंडेंट होते हैं। यदि इसमें से एक भी बीच में गायब हो गया तो या एक की संख्या भी कम हो गई तो जो पारिस्थितिक तंत्र है वो उसका जो संतुलन है वो बिगड़ जाता है। तो कह सकते हैं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं और जो खाद्य श्रृंखला का जाल बिछा हुआ है या खाद्य श्रृंखला है वो भी जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न 9 है, खाद्य जाल होता क्या है। तो खाद्य जाल जो है किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं उसकी परस्पर अंतर क्रियाओं से जो जटिल जाल बनता है उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं। अगला प्रश्न 10 है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। तो मानव के रक्त जो है वो 4 प्रकार के, या जो ब्लड ग्रुप होते हैं 4 प्रकार के, ए बी और ओ होता है। प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी की बात करें तो ये प्रोटीन के बने होते हैं जो कि प्लाज्मा में पाए जाते हैं और ये 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी। प्रतिजन यानी एंटीजन की बात करें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं जो आरबीसी से चिपके रहते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए और बी। डिफरेंस मेन आपको याद रखना है, प्रतिजन ग्लाइकोप्रोटीन और प्रतिरक्षी प्रोटीन। बात करते हैं अगले प्रश्न और अति लघु लास्ट हमारा है 11, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। तो आवेश प्रवाह की जो दर है या जो मात्रा है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा जो है वो कहते हैं। मात्रक जो है इसका एम्पियर हो जाएगा। बात करते हैं हम चलिए लघु उत्तरीय प्रश्न की। पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है, चुंबक के 2 गुण आपको बताने हैं। पहला हो जाएगा लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को चुंबकत्व भी आप कहते हैं। दूसरा हो जाएगा कि चुंबक जो है उसको क्षैतिज तल में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका एक ध्रुव सदैव उत्तर की और दूसरा जो ध्रुव है वो सदैव दक्षिण की ओर ठहरता है। अगला प्रश्न है हमारा प्राथमिक उपचार जो है उसको परिभाषित कीजिए। प्राथमिक उपचार जो फर्स्ट एड सर्विस होती है उसी को हम कहते हैं। तो साधारण रूप से प्रायः जो आपातकालीन स्थिति होती है उसमें जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसी को हम प्राथमिक उपचार जो है वो कहते हैं। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि संकटकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने तक या अस्पताल तक ले जाने से पहले तुरंत दी जाने वाली जो सहायता है, उपचार है, उसी को आप प्राथमिक सहायता या फर्स्ट एड कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ रहे हैं तो इसके एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि कोई दुर्घटना हुई, आपने तुरंत जो है वो सहायता प्रदान की, या हार्ट अटैक संबंधी कोई चीज़ आई और आपने जो है वो सहायता तुरंत प्रदान की। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा एग्जाम्पल के जरिए थोड़ा सा इसे लेंदी भी बना सकते हैं क्योंकि लघु में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न आवर्त तथा वर्ग से आप क्या समझते हैं। तो वर्ग जो है जो आवर्त सारणी होती है उसमें 8 ऊर्ध्वाधर खाने जो बने होते हैं उन्हीं को हम वर्ग कहते हैं। आवर्त या पीरियड की बात करें तो आवर्त सारणी की क्षैतिज जो पंक्तियाँ होती हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल रोज वो आवर्त कहलाती हैं। ये जो है वो कुल 7 आवर्त हैं और ये जो है वो अलग अलग प्रकार से लिखा रहता है क्योंकि जो आवर्त सारणी है, मेंडलीव की आवर्त सारणी है, संशोधित आवर्त सारणी है, तो ये सारी चीज़ें आपको हैं। आप यहाँ पर किसी का भी जो है वो एग्जाम्पल लिख सकते हैं क्योंकि मेन आपको आवर्त और वर्ग ही समझाना है। अगला प्रश्न 15 है, धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। संक्षारण यानी कि धातु जो होती है उनको नष्ट होने से आप कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप पेंट करके बचा सकते हैं क्योंकि पेंट जब लेयर उस पर एक चढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं धातु जो है वो संक्षारण होने से बच जाती है। दूसरा है जिंक की परत चढ़ाकर और तीसरा हो जाएगा तेल या ग्रीस की तह जमा कर। तो कोई 2 विधियाँ लिखनी थी, आप जो है वो इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं और थोड़ा सा इसके अंतर्गत डिटेल में भी लिख सकते हैं अपने समय के अनुसार। अगला प्रश्न 16 है, विद्युत धारा के खतरों से बचाव के लिए कौन कौन से उपाय जो है वो करने चाहिए। तो बात करें विद्युत धारा के खतरों से बचाव के उपाय, तो पहला उपाय हमारा हो जाएगा आग बुझाने के जो यंत्र हैं वो काम करने की स्थिति में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आग लगे और जो यंत्र है वो कार्य में ना हो तो जो स्थिति है वो भयावह हो जाए। दूसरा हमारा ट्यूबलाइट के बजाय LED बल्ब का प्रयोग करें। तीसरा इमरजेंसी के दौरान भागने के लिए सीढ़ियाँ और रिफ्यूज एरिया का भी खाली रखना चाहिए ताकि जब इकट्ठा भीड़ भागती है तो उनको जगह जो है वो पर्याप्त मिल सके। कटे फटे तथा
अथवा क्षतिग्रस्त विद्युत तार को जो है वो फौरन बदल दें ताकि शॉर्ट सर्किट जैसी जो घटना है वो ना हो सके। बिजली के खंभों और वृक्षों से दूर रहना चाहिए। धात्विक वस्तुओं से दूरी बनाए रखें। बिजली से सटे जो खंभे हैं उनसे जानवर ना बांधें। बिजली के तारों पर लंगर आदि ना डालें और बिजली के तारों के नीचे होलिका दहन भी ना करें। बात करें अगले प्रश्न 17 की। निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। स्टार्टिंग में मैंने आपको जो है वो एक प्रश्न में इन तीनों के बारे में बताया था। तो उत्पादक की बात करें तो उत्पादक होते हैं हरे पौधे। सभी प्रकार के पर्णहरित युक्त हरे पादप सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें जो है वो स्वपोषी भी कहा जाता है, क्योंकि भोजन बनाने की क्षमता केवल और केवल स्वपोषी अर्थात हरे पौधों में ही होती है। इन्हीं को हम उत्पादक कहते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम इन्हें जो है वो स्वपोषी कह सकते हैं। उत्पादक जो है हमारे स्वपोषी हो जाएंगे। बात करें उपभोक्ता की तो खाद्य जो पदार्थ है उनका उपभोग करने वाले जीवों को उपभोक्ता या परपोषी कहते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं हमारे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक उपभोक्ता की बात करें जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं, तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो सीधे ही हरे पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए इन जंतुओं को शाकाहारी कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गाय, भैंस, ऊँट, बकरी, खरगोश, हिरण, टिड्डा, ये सभी आपके हो जाएंगे। और इस टाइप के प्रश्न आपके टेट में भी पूछे जाते हैं। इसमें से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है, कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता, तो इस टाइप से आप इनको पहचान में रखिएगा। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो कि शाकाहारी जो जंतु हमने ऊपर पढ़े इनका उपभोग करते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, मांसाहारी। जैसे कि जोक, मेढक, टोड, छिपकली, चिड़िया, बिल्ली, भेड़िया, मलेरिया, ये सभी आप जो है वो एग्जाम्पल देख सकते हैं। तृतीयक उपभोक्ता की बात करें तो इस श्रेणी में वे जंतु आते हैं जो कि द्वितीयक उपभोक्ता हैं इन जंतुओं को अपना शिकार बनाते हैं, जैसे कि सर्प, बाज, सिंह, बाघ आदि। और तीसरा हमारा है अपघटक। ये तो हमारे उपभोक्ता के अंतर्गत 3 प्रकार थे। तीसरा हमारा जो है वो अपघटक एवं अपरदभोजी जो है, इन्हें क्या कहते हैं, तो ये जो परपोषी या मृतपोषी जीव मृत पौधों व जंतुओं के शरीर का अपघटन करते हैं, इसलिए इनको जो है वो अपघटक जो है वो कहते हैं। इनको जो है वो सफाई कर्मी के रूप में भी जाना जाता है। परंतु कुछ जीव मृत पौधे या जंतु का तब तक उपभोग नहीं करते जब तक कि वे छोटे छोटे टुकड़े या भागों में ना विभाजित हो जाए। इन जीवों को अपदरभोजी या अपदाहारी जो है वो कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं कवक, फफूंदी, जीवाणु, प्रोटोजोआ, मृदा, सूत्रकर्मी, केचुआ, ये सभी जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न 18 की। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 4 अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। अपेंडिक्स हो जाएगा, साइरस हो जाएगा, पूंछ की हड्डी हो जाएगा, कान में मांसपेशी हो जाएगा और नरों में निप्पल्स हो जाएगा। तो ये सभी जो है वो अवशेषी अंग जो है वो हमारे हो जाएंगे। तो इसी के साथ हमारा पूरा सेट कंप्लीट होता है। आपसे केवल और केवल इतनी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना ज़्यादा आप लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और जल्दी से जल्दी आपको जो है और बाकी जो सेट हैं प्रीवियस ईयर के उनको जो है वो प्रोवाइड करा सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर विज्ञान 2019 प्रश्न पत्र हल। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए पूरा प्रश्न पत्र हल आ चुका है। तो दोस्तों आपके लिए सबसे पहले हमने फुल एचडी में, जी हाँ दोस्तों, हमने सोचा कि आप लोग के लिए फुल एचडी क्वालिटी में आपका प्रश्न पत्र हल देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आज का रहा बहुविकल्पी क्वेश्चन। दोस्तों आया पेपर में कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर था एम्पियर। जिन बच्चों ने विकल्प नंबर 2 को टिक किया होगा एम्पियर को, वो बच्चे बिल्कुल सही है। यहाँ पर 1 नंबर दोस्तों आपके +1 हो जाते हैं। देखिए आपको पास होने के लिए सिर्फ 12 नंबर लाने और आज का पेपर काफी आसान आया था। जी हाँ दोस्तों, पिछले वर्षों की तुलना में इस बार का पेपर आसान था। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन भी जो हमने आपके लिए 3 वीडियोस प्रोवाइड की थी उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है। दूसरा क्वेश्चन भी दोस्तों उसी से आया था, हेमेटाइट किसका अयस्क है। तो दोस्तों हमने लोहा को पढ़ाया था आपको, तो उसमें दोस्तों हमने बताया था। जी हाँ दोस्तों, आपने लघुत्तरी, अति लघुत्तरी और बहुविकल्पी तीनों क्वेश्चन की वीडियोस देखी होंगी, तो डेफिनेटली आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका लोहा, ठीक है ना। तो अगर आपने इसको टिक किया तो +1 इसको आप भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों था आपका कि मिश्र धातु है। तो दोस्तों मिश्र धातु यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा आपका पीतल। पीतल एक मिश्र धातु होती है, ठीक है। इसका विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो इसको आप +1 कर सकते हैं यहाँ पर अगर आपका सही है। चौथा क्वेश्चन था दोस्तों आपका पेपर में, भारत में एनीमिया के कारण होते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहली तो गरीबी, अज्ञानता, गंदा रहन सहन और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प नंबर डी,
चौथे का विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर आपने इसको भी सही किया तो +1 आप कर सकते हैं। और पांचवा क्वेश्चन था दोस्तों, उक्त परिवर्तन का कारण है। तो दोस्तों इसका सीधा आंसर हम बताते हैं आपको, जीन परिवर्तन। तो दोस्तों अगर आपने विकल्प नंबर 1, जी हाँ आपका पहला विकल्प था ये वाला, तो अगर आपने विकल्प नंबर 1 को टिक किया था जीन परिवर्तन, तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों पहले 5 क्वेश्चन हमारे जो वीडियो से हमने आपको दी थी, 5 के पांचों क्वेश्चन दोस्तों वीडियो से कोई भी क्वेश्चन बाहर से अभी तक नहीं देखने को मिला। तो जिन बच्चों ने पहले 5 क्वेश्चन सही किए तो दोस्तों वो कमेंट कर सकते हैं, पहले 5 क्वेश्चन 5 नंबर आपके हो चुके हैं। अब चलिए दोस्तों देखते हैं आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। तो दोस्तों अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में 6 नंबर, कि पिग आयरन किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों ये आसान सा क्वेश्चन था। वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन, कच्चा लोहा या ढलवा लोहा कहलाता है। जी हाँ बस इतना ही सा लिखना था और आपके +1 नंबर यहाँ ऐड हो जाते। दोस्तों अगर आपने हमारी वीडियोस देखी होगी तो हमने इस क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों 7वां क्वेश्चन था हमारा, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह तार गर्म हो जाता है और इसे धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, बस इतना सा लिखना था दोस्तों, 1 नंबर और ऐड कर लेते हैं आप लोग। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा था 8वां क्वेश्चन, कि रक्त वर्ग ब्लड ग्रुप कितने प्रकार का होता है। दोस्तों आपको ये बताना था। देखिए दोस्तों एक चीज और है, इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका आंसर पता चल सके। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों रक्त वर्ग को लेकर आप काफी कंफ्यूजन में हो सकते हैं। पहली बात तो ब्लड ग्रुप जो होता है वो 8 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 4 प्रकार के भी होते हैं, तो वो आपके टीचर पर डिपेंड करता है वो कैसे दिखता है। जिसकी जांच लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले वंशानुगत प्रतिजन की मौजूदगी पर निर्भर करती है। दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव और सबसे कम AB माइनस निगेटिव है। ये इस प्रकार है। जी हाँ दोस्तों देखिए रक्त ग्रुप में आपका पहला आता है A पॉजिटिव, B पॉजिटिव। ठीक है, पहले देखिए A पॉजिटिव आता है, फिर A निगेटिव आता है, B पॉजिटिव, B निगेटिव। तीसरा दोस्तों आता है AB प्लस, मतलब पांचवा। छठा दोस्तों AB माइनस, सातवां O प्लस और आठवां होता है O माइनस। जी हाँ दोस्तों टोटल 8 प्रकार के रक्त ग्रुप या ब्लड ग्रुप होते हैं। अगर दोस्तों काफी बच्चे खाली ये लगा के आए होंगे कि 4 प्रकार के AB और O, तो दोस्तों उनका भी सही किया जा सकता है। वो आपके एग्जामिनर पर डिपेंड करेगा कि वो कैसी कॉपी चेक करता है। ठीक है, और जो बच्चे ये पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से लिख कर आए तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो बच्चे शॉर्टकट लिख कर आए तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि उनको भी +1 नंबर मिलने चाहिए। अगला प्रश्न दोस्तों आता है आपके पेपर में, कि युग्मतम की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पेंसर ने। जी हाँ दोस्तों स्पेंसर। तो जिन बच्चों ने इसको सही किया होगा 1 नंबर और अपने +1 को ऐड कर लीजिए जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि थैलेसीमिया रोग के लक्षण क्या है। तो दोस्तों हमने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। देखिए खाली इसकी जो रोग के लक्षण है, पहला आपका सूखता चेहरा हो जाएगा, वजन का ना बढ़ना हो जाएगा, हमेशा बीमार नजर आना, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ। तो दोस्तों पूरा आंसर देखते हैं। देखिए थैलेसीमिया माइनर, एक दोस्तों होता है माइनर, एक होता है मेजर। देखिए इसमें अधिकतर मामलों में कोई लक्षण नजर नहीं आता है। कुछ रोगियों में रक्त की कमी या एनीमिया हो सकता है। थैलेसीमिया मेजर में दोस्तों जन्म के 3 महीने के बाद कभी भी इस बीमारी के लक्षण नजर आ सकते हैं। बच्चों के नाखून और जीभ पीली पड़ जाने से पीलिया, जॉन्डिस का भ्रम पैदा हो जाता है। बच्चों के जबड़ों और गालों में असामान्यता आ जाती है। बच्चों की विकास रुक जाती है और वह उम्र में से काफी छोटा नजर आता है। तो दोस्तों ये था आपका थैलेसीमिया रोग के लक्षण। खाली अगर आपने इतना ही लिख दिया होगा 4 पॉइंट में से कुछ भी अपने मन से, कि कोई सूखता चेहरा, वजन का ना बढ़ना, हमेशा बीमार नजर आना, कमजोरी, सांस लेने में तकलीफ, तो आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा ही देगा। ठीक है, अगर आपने सिर्फ 2 पॉइंट्स भी इनमें से कुछ मिलता जुलता लिखा होगा तो भी आप +1 अपने आप को कर सकते हैं। और दोस्तों आज का अंतिम बहुविकल्पी मतलब आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या था, खाद्य श्रृंखला क्या है। तो दोस्तों देखिए खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत उत्पादक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता आदि। यह श्रृंखला पौधों से शुरू होती है। पौधों को टिड्डा, खरगोश, हिरन जैसे जीव खाते हैं, फिर उन जीवों को दूसरे जीव खाते हैं। तो दोस्तों बस अगर आपने इतना भी लिख दिया होगा तो आपको +1 मिल जाएगा। अगर आप इससे मिलता जुलता आंसर भी कुछ लिख कर आए होंगे तो आपको +1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, और आप बढ़ा चढ़ा कर अगर लिखना चाहते थे तो इस तरह का एक चक्र चलता रहता है। खाद्य श्रृंखला में 10% ऊर्जा आगे बढ़ती है, जबकि 90% ऊर्जा विलुप्त हो जाती है। अधिकतर खाद्य श्रृंखला में 4-5 कड़ियां होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। देखिए दोस्तों पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश संश्लेषण और जल के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं जो पेड़ पौधों को खाते हैं, इसलिए पौधों को उत्पादक कहा जाता है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने पहले 11 क्वेश्चन को सही किया होगा, जी हाँ दोस्तों आपके सामने हमने पहले 11 क्वेश्चन रख दिए। 5 आपके बहुविकल्पीय
ठीक है, 6 आपके आती लघु उत्तरी। तो दोस्तों वो बच्चे बिल्कुल पास होने के करीब आ चुके हैं। अगर आपने 11 में से 10 नंबर भी स्कोर किया तो आपके अच्छे स्कोर हैं। अब दोस्तों आपका पेपर लगभग यहीं पर समाप्त होता, तो चलिए दोस्तों अभी आपको फिलहाल हम आपके लघु उत्तरी प्रश्नों को भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों अब बात करेंगे आपके लघु उत्तरी प्रश्नों को लेकर। तो पहला 12 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका कि धातु तथा अधातु में आपको अंतर लिखना था। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं, एक तरफ धातु दूसरा अधातु। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं दोस्तों, अम्लीय होते हैं। धातुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, अधातुओं के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं। सभी धातुएं अपारदर्शी होती हैं। अधातु दोस्तों पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी भी होती हैं। धातुएं उष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। अधातुएं विद्युत उष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। ठीक है दोस्तों, अपवाद में आपका ग्रेफाइट है। तो धातुएं आघात वर्धनीय तथा तन्य होती हैं और अधातुएं क्या होती है, भंगुर होती हैं। तो धातुएं और अधातुओं में दोस्तों आपने अंतर लिखा होगा। तो सिंपल सा देखिए, आप 2 नंबर तो यहाँ प्राप्त कर लिए होंगे। देखिए काफी अंतर है, अगर आपने इन 5 पॉइंट्स के अलावा भी कुछ और लिखा है तो भी आपको दोस्तों 2 नंबर मिलेगा। तो ये सब दोस्तों देखिए, ये सब क्वेश्चन जो आपके सामने आए हैं ना, आपके लघु उत्तरी प्रश्न काफी अच्छे क्वेश्चन आए आपके सामने दोस्तों। ऐसे हर प्रश्न था, देखिए चाहे 12-13 नंबर रहा हो, चाहे दोस्तों 14 नंबर रहा हो कि प्राथमिक उपचार के लिए कौन कौन सी आवश्यक बातें जरूरी है। तो ये सब बातें दोस्तों बहुत ही आसान था, आपको खाली बनाकर भी आपने अगर लिखा होगा तो 2 नंबर आसानी से क्वेश्चन में आपको टीचर देंगे। ठीक है, चाहे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन रहा हो, 16 नंबर। देखिए विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र, जी हाँ दोस्तों कितना आसान था प्रश्न। आपके घर में दोस्तों बल्ब रहा होगा, बस उसी का आपको खाली एक चित्र बनाना था। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो आपके फ्री के होते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका पेपर आज का काफी अच्छा हुआ होगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पहले देखते हैं। 13 नंबर क्या था आपका कि चुंबक के गुण एवं इसके प्रयोग लिखना था। तो चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। चुंबक सामग्री वो होती है जो लोहा, CONI आदि जैसे, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को आकर्षित करती है। और इसके गुण दोस्तों देखते हैं। देखिए चुंबक लोहे, निकिल और कोबाल्ट जैसे फेरोमैग्नेटिक पदार्थों को आकर्षित करते हैं। सभी चुंबकों में 2 ध्रुव होते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ पोल साउथ पोल। केवल एक ध्रुव युक्त कोई चुंबक नहीं होता। 2 चुंबकों के एक तरह के ध्रुव एक दूसरे को पीछे हटाते हैं और 2 चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और एक चुंबक की चुंबकीय शक्ति मध्य की तुलना में अपने ध्रुवों पर सबसे मजबूत या ज्यादा होती है। तो दोस्तों अगर आपने इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे या बनाकर भी अगर आपने पेपर में लिखा हो तो डेफिनेटली आपके 2 अंक इस क्वेश्चन में तो आपके बनते हैं। तो दोस्तों आप धीरे धीरे आप पासिंग मार्क की ओर आगे बढ़ चुके हैं। तो दोस्तों आपके जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न थे सभी आपके बुक से, किताब से कोई भी क्वेश्चन इस बार बाहर से नहीं आया है। प्राथमिक उपचार दोस्तों ये सब क्वेश्चन बना के लिखना था, मेंटली ये सब बना के लिख के आना था आपको। ठीक है, एड्स रोग के लक्षण दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा, थकावट ये सब हमने कितनी बार डिस्कस किया था। और दोस्तों इसके 2 देखिए, विद्युत बल्ब में तो आपने ऐसे ही आसानी से बना दिया होगा कुछ करके, ऐसे करके। तो दोस्तों इसमें क्या लिखना था, एक फिलामेंट दिखा देना था भाई, एक कंडक्टिंग वायर होती है, फिलामेंट हो गया आपका, और बल्ब ये सब ग्लास ग्लास दिखा के खाली आपको लिख देना था। तो 2 नंबर तो ये इस क्वेश्चन के तो बिल्कुल मुफ्त के हैं। तो दोस्तों शायद ही आज के डेट में कोई ऐसा बच्चा होगा जो विद्युत बल्ब को नहीं जानता होगा। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान थे पेपर में लिखने को। तो आज का पेपर दोस्तों ओवरऑल हम कहेंगे बहुत ही अच्छा पेपर आपका आया। सभी क्वेश्चन आपके बुक से आए, कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। नहीं तो होता क्या था दोस्तों, इससे पहले अधिकतर क्वेश्चन आपके आउट ऑफ सिलेबस आ जाते थे, लेकिन आज का पेपर आपका काफी अच्छा था। तो दोस्तों इस वीडियो को समाप्त होती है आपको दोस्तों मैथ का पेपर सोल्यूशन मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण मैथ का पेपर सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो का समाप्त होने के बाद उसको देखिएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को दोस्तों आपको अधिक से अधिक शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करना। चलिए दोस्तों, स्टे कनेक्टेड और बेस्ट ऑफ लक आपके रिजल्ट के लिए। इस वीडियो में हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष नवंबर 2020 में डीएलएड 2018 बैच के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा के समय पूछा गया था, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2020 के अन्य सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के कंप्लीट होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न पूछा गया था, तृतीयक उपभोक्ता है। किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो निर्माण करते हैं उसे उत्पादक कहा जाता है। जैसे कि हरे घास जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण करते हैं, तो हरे घास उत्पादक हो गए। और इस उत्पादक को जो खाते हैं उसको प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कि टिड्डा हरे घास को खाता है तो वह प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि टिड्डे को जो खाएगा वह द्वितीयक उपभोक्ता के नाम से जाना जाएगा। यानी कि टिड्डों को जैसे कि मेढक खा जाते हैं तो मेढक द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। और फिर मेढक को सांप खा जाते हैं तो सांप तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। यानी कि पहले का ऑप्शन नंबर 3 सांप सही उत्तर होगा। अब बहुत से लोगों के मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या बाज इसका उत्तर नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, किसी खाद्य श्रृंखला में
जरूरी नहीं है कि अगर घास को टिड्डा खा रहा है और टिड्डे को मेढक खा रहा है और मेढक को फिर सांप खा रहा है, अगर यहाँ से मेढक हट जाता है, जैसे कि घास को टिड्डे ने खा लिया और टिड्डे को फिर सांप ने खा लिया और सांप को फिर बाज ने खा लिया, तो इस कंडीशन में आप देखेंगे कि तृतीयक उपभोक्ता बाज हो जा रहा है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। अब परीक्षा लेने वाली संस्था किसको सही मानेगी? हालांकि ज्यादा चांसेस सांप के हैं और इसी को हो सकता है पीएनपी भी सही उत्तर माने। आप लोगों ने क्या कुछ उत्तर लगाया कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया था उपधातु हैं, तो उपधातु उनको कहा जाता है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक। उपधातु ऑप्शन नंबर 2 आर्सेनिक सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। उपार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है, तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत जो दिया था वह लैमार्क ने दिया था। इसे लैमार्कवाद के भी नाम से जाना जाता है, यानी तीसरे का ऑप्शन नंबर 2 जीन बैप्टिस्ट लैमार्क सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया था नोबल गैस का उदाहरण है। दोस्तों नोबल गैस अक्रिय गैस को कहा जाता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा वातावरण में विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ऐसे गैस जो वातावरण में उपस्थित गैसों या फिर किसी भी गैस से कोई संपर्क में आने पर कोई क्रिया नहीं करते, उनको नोबल गैस या फिर अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर 4 रेडान नोबल गैस का उदाहरण है। पांचवा प्रश्न पूछा गया था जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। जनित्र जनरेटर को कहते हैं और जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा जो होगी वह विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होगी, यानी कि पांचवे का ऑप्शन नंबर 3 यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण सही उत्तर होगा पांचवे का ऑप्शन नंबर 3। अब बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न पूछा गया था एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा HIV वायरस, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस की वजह से एड्स नामक रोग होता है। आपको उत्तर लिखना है, एड्स HIV विषाणु के द्वारा होता है। सातवां प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व की जाने वाली सहायक इलाज को प्राथमिक उपचार या फिर प्राथमिक चिकित्सा के नाम से जाना जाता है। आठवां प्रश्न है अयस्क से आप क्या समझते हैं? देखिए अयस्क जो होता है वह खनिज का ही एक रूप होता है, यानी कि ऐसे खनिज जिनमें ज्यादा से ज्यादा धातुओं का निष्कर्षण कम लागत में किया जा सकता है उसे अयस्क के नाम से जानते हैं। बात करेंगे 9वें प्रश्न की। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका के कार्य लिखिए। तो रुधिर कणिका 3 प्रकार की होती है। पहला लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा श्वेत रुधिर कणिकाएं, तीसरा प्लेटलेट्स। ठीक है, आपसे नाम पूछा गया था, ये तीनों नाम आपको लिखने हैं। साथ ही आपसे एक रुधिर कणिका का कार्य भी पूछा जा रहा है, तो आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं व्हाइट ब्लड सेल, उनका कार्य ये होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जैसे रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है प्रतिरोधक क्षमता, उसको बढ़ाने का कार्य श्वेत रुधिर कणिकाएं करती हैं। तो ये आप कार्य लिख सकते हैं। 10वां प्रश्न पूछा गया था समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो वह अंग जिनकी मौलिक संरचना व उनका उद्भव समान होता है किंतु अलग अलग कार्य करने के लिए अनुकूलित होने की वजह से वह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, ऐसे अंग को समजात अंग कहते हैं। मतलब कि जैसे कि आप देखेंगे कि मेढक, व्हेल मछली और घोड़े का जो अग्रपाद होता है वह एक ही कार्य के लिए है, ठीक है, लेकिन अलग अलग कार्यों के लिए अनुकूलित होने की वजह से, वातावरण में अनुकूलन की वजह से वह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, जबकि सबका कार्य एक ही होता है। तो ऐसे अंग जो कि एक ही कार्य करने के लिए जिनकी मौलिक संरचना समान होती है लेकिन अनुकूलन की वजह से वह अलग अलग दिखाई पड़ते हैं, उनको समजात अंग के नाम से जाना जाता है। और उदाहरण मैंने बता दिया कि मेढक का अग्रपाद, घोड़े का और व्हेल मछली का अग्रपाद जो होता है वह समजात अंग का उदाहरण है। बात करेंगे 11वें प्रश्न की। किसी परिपथ में 5 एम्पियर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, आवेश की मात्रा की गणना करिए। देखिए प्रश्न में आपको धारा का मान 5 एम्पियर यानी I बराबर 5 एम्पियर दिया गया है। समय 1 घंटा, यानी कि जब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 × 60 हो जाएगा, यानी कि 3600 सेकंड हो जाएगा। और आपसे आवेश की मात्रा पूछा जा रहा है। आवेश यानी Q का फॉर्मूला होता है Q = I × T, यानी कि समय और धारा के गुणनफल को ही आवेश कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सबकी वैल्यू दी गई है। जब आप गुणा करेंगे तो 18,000 कूलाम आपको आवेश प्राप्त हो जाएगा, जो कि उत्तर होगा। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न पूछा गया था वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। स्क्रीन पर आप वात्या भट्टी का चित्र देख पा रहे हैं।
इस वात्या भट्टी में उचित गालक मिला करके उच्च ताप पर जब अयस्क को गर्म करते हैं तो इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। इस विधि द्वारा कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्षण किया जाता है। अगला प्रश्न था डार्विनवाद को समझाइए। डार्विनवाद को प्रकृति वरणवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था कि प्रकृति जिसका चयन करती है बस वही जीवित रह पाता है जो कि वातावरण से अनुकूलित हो पाता है, और जो अनुकूलन नहीं कर पाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए थे। पहला, प्रचुर प्रजनन दर, यानी कि सभी जीवों में प्रचुर मात्रा में प्रजनन करने की क्षमता होती है। जैसे कि आप देखेंगे मछली जो होते हैं वह एक साथ कई अंडे देते हैं, कई छोटी छोटी मछलियों का जन्म उससे होता है, लेकिन सभी मछलियां जीवित नहीं रह पाती हैं क्योंकि सभी मछलियों को जीवित रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है वातावरण से। जैसे कि किसी नदी या तालाब में उससे बड़ी जो मछली होगी वह छोटी मछलियों को खा जाते हैं, तो इस प्रकार से वह उनका संघर्ष चलता है जीवित रहने के लिए, और जो संघर्ष में सफल होता है वही जीवित रह पाता है, बाकी सभी की मृत्यु हो जाती है। और अगला सिद्धांत इन्होंने दिया था विभिन्नताएं, यानी कि जिनका संघर्ष होगा, सभी मछलियों का जो संघर्ष है वह अलग अलग होगा। एक उदाहरण के तौर पे आप समझिए, देखिए अगर किसी जीव जो कि किसी अलग अलग कलर के होते हैं, जैसे कि आप देखेंगे कि हरे पत्तियों के साथ जो हरे छोटे छोटे कीट पतंग होते हैं वह छुप जाते हैं, ठीक है, जिससे उनकी रक्षा हो जाती है। लेकिन जो हरे रंग के ना होकर के कुछ अलग रंग के होते हैं उनको उनसे बड़े जीव खा जाते हैं। तो ये यानी कि जो उनका संघर्ष हो रहा है, प्रत्येक जीव का संघर्ष दूसरे जीव के संघर्ष से अलग अलग होता है, यानी कि उनमें संघर्ष में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चौथा, उन्होंने सिद्धांत दिया था प्राकृतिक वर्ण का, यानी कि प्रकृति जिसका चयन करेगी, जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित कर पाएगा उसी का जीवन आगे बढ़ेगा, बाकी सभी की मृत्यु हो जाएगी। और अंत में उन्होंने बताया था कि नई जाति की जो उत्पत्ति होती है वह धीरे धीरे उनके जीन्स में चेंजेस होने की वजह से होती है। तो यही सब सिद्धांत मिला करके डार्विन का सिद्धांत कहा जाता है। 14वां प्रश्न पूछा गया था, मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ तथा दोष का उल्लेख कीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी का लाभ आप लिख सकते हैं कि इसमें 109 तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों का अध्ययन एक साथ हम लोग कर सकते हैं। दूसरा लाभ आप लिख सकते हैं, आवर्त सारणी की सहायता से बहुत से तत्वों के परमाणु भारों का भी निर्धारण किया जा सकता है। इसके अलावा एक और लाभ आप लिख सकते हैं कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था उस समय तक जिन तत्वों की खोज अभी नहीं हुई थी, लेकिन आवर्त सारणी को देख करके उनके गुण धर्मों के बारे में निर्धारण पहले से किया जा सकता था। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष की बात की जाए तो पहला आप लिख सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया गया था। दूसरा आप लिख सकते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु भार का क्रम व्यवस्थित नहीं था, जैसे कि कोबाल्ट का जो परमाणु भार होता है वह 58.94 होता है, जबकि निकिल का 58.69 होता है। तो कायदे से देखा जाए तो कोबाल्ट को निकिल के बाद होना चाहिए, लेकिन कोबाल्ट को निकिल के पहले रखा गया था। इसके अलावा कुछ समान गुण धर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्ग में रखा गया, जबकि असमान वाले तत्वों को समान वर्ग में रखा जाना यह भी मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रमुख दोष था। तो ये कुछ प्रमुख लाभ और दोष आप लिख सकते हैं। 15वां प्रश्न था, पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र में कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती हैं, और अगर खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे में आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं तो इसे ही खाद्य जाल के नाम से जानते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप कई खाद्य श्रृंखलाएं एक साथ देख पा रहे होंगे। जैसा कि देखिए घास है, घास को खरगोश ने खाया और खरगोश को बाज ने खाया, ठीक है। आगे फिर देखिए घास है, घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को छिपकली ने खाया। फिर है घास को चूहे ने खाया और चूहे को सांप ने खाया। और देखेंगे कि आप इसी प्रकार से सांप को फिर बाज ने खा लिया, यानी कि कई खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाती हैं तो एक जाल का रूप ले लेती हैं। इसी जाल को खाद्य जाल के नाम से भी जाना जाता है। 16वां प्रश्न पूछा गया था, दिए गए चित्र में ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। चित्र में आप देखिए ए और बी के बीच प्रतिरोध आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर कुछ प्रतिरोध पैरेलल यानी कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं और कुछ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए और बी के बीच में प्रतिरोध फाइनल निकालना है, तो इसके लिए जो सबसे पहले समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं प्रतिरोध 2, 3 और 4, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो समांतर क्रम में टोटल प्रतिरोध का फॉर्मूला जो होता है 1/r बराबर सभी प्रतिरोध का व्युत्क्रम जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो 1/2 मैंने कर दिया, प्लस 1/3 कर दिया, प्लस 1/4 कर दिया। उसके बाद से इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। उसके बाद से इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 1/r की वैल्यू 13/12 आ जाएगी, और जब आप r की वैल्यू निकालेंगे तो 12/13 ओम हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद से सभी प्रतिरोधों को हम लोग को जोड़ देना है, क्योंकि समांतर क्रम हमने सॉल्व कर लिया तो उसका मान 12/13 ओम आ गया। अब 1 ओम, 12/13 ओम और 5 ओम जो है वह श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में सिंपली सभी को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वही काम मैंने किया है। 1 ओम प्लस 12/13 ओम प्लस 5 ओम को मैंने जोड़ दिया। फिर यहाँ पर एलसीएम लेकर के जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 90/13 ओम टोटल प्रतिरोध होगा इस परिपथ का। 17वां प्रश्न है, WBC एवं प्लेटलेट्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। WBC को व्हाइट ब्लड सेल यानी कि श्वेत रुधिर कणिका के नाम से जाना जाता है। इन कणिकाओं का जीवन काल 24 से 30 घंटे का होता है और इनका मुख्य कार्य शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं वह शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने का कार्य करती हैं और इसी वजह से इसको शरीर का बॉडीगार्ड भी कहा जाता है। बात करेंगे प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होता है वह रुधिर का थक्का जमाना होता है। इसमें थ्रॉम्ब्स पीले टाइप का एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि कहीं पर शरीर में किसी अंग पर अगर कट जाता है तो वहां पर एक छोटे पीले धब्बे के रूप में वो जमा हो जाता है। उसके बाद से रुधिर का बहाव वो रोक देता है, जिसे रुधिर का जमना के नाम से जाना जाता है। और इसका शरीर में, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 2 से 5 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर इसकी मात्रा होती है। और अगर इसके आकार की बात की जाए तो इसका आकार 2 से 4 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। 18वां प्रश्न था, अस्थि भंग क्या होता है? अस्थि भंग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों, अस्थि मीन्स होता है हड्डी और भंग मीन्स टूटना, यानी कि जब हड्डी में कैल्शियम की कमी की वजह से हड्डी टूट जाती है तो इसे अस्थि भंग के नाम से जाना जाता है। और अस्थि भंग 2 प्रकार के होते हैं, पहला हेयर लाइन ब्रेक और दूसरा जो होता है वह कंप्लीट ब्रेक। जब आप देखते होंगे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो हड्डी आपस में वहां से टूट करके अलग नहीं होती है, वहां पर छोटी सी हेयर के बराबर यानी कि बाल के व्यास के बराबर वहां पर थोड़ा सा चिन्ह लग जाता है और उसी को हेयर लाइन ब्रेक कहा जाता है। और कंप्लीट ब्रेक में क्या होता है कि अस्थि यानी कि हड्डी पूरी तरीके से टूट करके अपने स्थान से हट जाती है, इसको कंप्लीट ब्रेक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपने विज्ञान प्रश्न पत्र का कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर के 2020 वर्ष के अन्य सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का संपूर्ण हल देखने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। इस वीडियो में आप डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के विज्ञान प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2020 और वर्ष 2019 में चतुर्थ सेमेस्टर के पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करना ना भूलें। पहला प्रश्न है, कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है। कैलेमाइन जिंक का अयस्क होता है जिसको जिंक कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है और इसका सूत्र होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा पहले का। दूसरा प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं की जो सामान्य जीवन अवधि होती है वह 120 दिन की होती है और थैलेसीमिया रोग हो जाने के बाद से आरबीसी की जीवन अवधि कम हो जाती है। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की, पहला ऑप्शन दिया गया धन विद्युत प्रवृत्ति बढ़ती है जो कि गलत है, धन विद्युत प्रवृत्ति हमेशा घटती है। दूसरा है धात्विकता बढ़ती जाती है, वो भी गलत है, धात्विकता घटती है। तीसरा है आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या जब हम बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो वो भी घटती जाती है। बचा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दिया गया तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति घटती जाती है जो कि सही उत्तर होगा। किसी भी आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं जाएंगे तो तत्वों के ऑक्साइड की क्षारीय प्रवृत्ति हमेशा घटती है, इस वजह से तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, लैमार्कवाद का आधार है। तो ऑप्शन नंबर 2 उपार्जित लक्षणों की वंशागति इसका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है। तो धारा का जो सूत्र होता है वह आवेश बटे समय यानी कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, इस वजह से I बराबर Q/T ऑप्शन नंबर 2 पांचवे का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। छठा प्रश्न है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है। देखिए, इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व इस वजह से कहते हैं क्योंकि प्रारंभ में दुर्लभ खनिजों जैसे कि मृदा आदि से प्राप्त किया गया था इन तत्वों को, इस वजह से इन्हें दुर्लभ मृदा तत्व के नाम से जाना जाता है। और
परमाणु क्रमांक के बारे में आपसे पूछा गया तो 57 से लेकर के 71 परमाणु क्रमांक तक के तत्वों को लैंथेनाइड्स कहा जाता है। और ये भी पूछा गया कि आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, तो आवर्त सारणी में इन्हें नीचे F ब्लॉक में स्थान दिया गया है। 7वां प्रश्न है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से CD4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है, क्योंकि CD4 कोशिका ही शरीर में प्रतिरोधक शक्ति के लिए महत्वपूर्ण कारक है। तो इन्हीं की कमी से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जिसकी वजह से एड्स विषाणु शरीर में संक्रमण बढ़ जाता है। अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो स्वस्थ व्यक्ति में CD4 कोशिकाओं की संख्या 500 से 1500 प्रति ml होती है, लेकिन एड्स संक्रमण होने के बाद से इनकी संख्या 200 प्रति ml या फिर इससे भी कम हो सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा CD4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है एड्स के संक्रमण होने से। 8वां प्रश्न है, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे जंतु जो कि फूल पत्तियां यानी कि शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं, उनको सर्वहारी जंतु कहते हैं। जैसे कि मनुष्य आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं। इसके अलावा कुत्ता आप लिख सकते हैं जानवरों में, जो कि शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी भोजन भी ग्रहण करते हैं। 9वां प्रश्न है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है? लिखिए। फाइब्रिनोजन जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है और थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह कार्य करते हुए प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन को पहले मोनोमर्स, जिसको अमीनो अम्ल कहते हैं, में विखंडित कर देता है। इसके बाद जो अमीनो अम्ल होता है उसके पॉलीमराइजेशन से फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण को प्रेरित करता है। फाइब्रिन के छोटे छोटे जो ठोस टुकड़े होते हैं वह जहाँ पर घाव लगा हुआ है वहाँ पर जम जाते हैं और इसमें जो रुधिर की कणिकाएं होती हैं वह आपस में फंस जाते हैं। ठीक है, इसके जाल में फंस जाते हैं। इस प्रकार से घाव वाले स्थान पर रुधिर का धीरे धीरे थक्का जमने लगता है और वहाँ से रुधिर कणिकाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं और रुधिर का बहाव रुक जाता है। तो ये पूरा रक्त के जमने का प्रोसेस होता है। फाइब्रिनोजन की यह भूमिका होती है रक्त के जमने में। 10वां प्रश्न है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या है? नाम लिखिए। तो अयस्क की सांद्रण की आवश्यकता इस वजह से पड़ती है क्योंकि जो अयस्क हम लोग खनिज से प्राप्त करते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां रहती हैं, जैसे कि मृदा की अशुद्धियां या फिर अघुलनशील अशुद्धियां होती हैं, जिनको सांद्रण के माध्यम से उनको शुद्ध किया जाता है, शुद्ध रूप में अयस्क प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद से आपसे 2 विधियां पूछी गई थी सांद्रण की। तो पहला विधि आप लिख सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरा आप लिख सकते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि, इसके अलावा फेन प्लवन विधि। ये कुछ आप लिख सकते थे, सिर्फ आपसे नाम पूछा गया था। ठीक है, 11वां प्रश्न है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट करिए। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसका फॉर्मूला होता है I यानी कि धारा इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। Q मतलब आवेश और T मतलब समय। ठीक है, तो इसका मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। बात करेंगे लघुत्तरीय प्रश्नों की। 12वां प्रश्न है, खाद्य जाल को समझाइए। एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन करिए। खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट करिए। पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं जो कि कई स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और एक इंटरलॉकिंग का पैटर्न बन जाता है। खाद्य श्रृंखला में इस जटिल रूप के जाल के स्वरूप को ही खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। और इसकी सचित्र वर्णन के बारे में पूछा गया था। सचित्र वर्णन में आप इस प्रकार से कुछ दिखा सकते हैं कि पहला देखिए 3 खाद्य श्रृंखलाएं दिखाई गई हैं। पहला घास हो गया, उसको खरगोश ने खा लिया और खरगोश को फिर बाज ने खा लिया। दूसरा श्रृंखला दिखाया गया है कि घास को टिड्डे ने खाया और टिड्डे को छिपकली ने खा लिया। तीसरा दिखाया गया है कि घास को चूहे ने खाया और चूहे को फिर सांप ने खा लिया। अब ये तीनों अलग अलग खाद्य श्रृंखलाएं थी, जिसमें से चूहे को अगर बाज ने खा लिया या फिर सांप को फिर बाज ने खा लिया, तो यहाँ पर देखेंगे कि तीनों श्रृंखलाएं अलग अलग होने के बावजूद भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होकर के एक जाल का रूप ले रही हैं और इसी को खाद्य जाल के नाम से जाना जाता है। और अब बात करेंगे खाद्य जाल और श्रृंखला के बीच में अंतर। तो खाद्य श्रृंखला में सभी खाद्य श्रृंखलाएं पौधे से ही प्रारंभ होती हैं, क्योंकि पौधा ही ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तथा इसमें उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग नहीं करता है। जबकि खाद्य जाल की बात की जाए तो इसमें एक उपभोक्ता एक से अधिक भोजन स्रोत का उपयोग करता है।
क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो बाज था वो चूहे को भी खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, यानी कि दो एक तरीके से हो गया उसका ऊर्जा का स्रोत हो गया। लेकिन जो खाद्य श्रृंखला होता है उसमें मुख्य ऊर्जा का स्रोत एकमात्र सिर्फ पहले पौधा होता है, ठीक है। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं खाद्य श्रृंखला में कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिशीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। जीवों की एक श्रृंखला को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जबकि खाद्य जाल की अगर बात की जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी ना होकर के एक दूसरे से आड़े तिरछे जुड़ करके एक जाल बनाती हैं। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को खाद्य जाल कहते हैं। तो ये कुछ अंतर आप लिख सकते हैं। बात करेंगे 13वें प्रश्न की, जैव विकास क्या है? जैव विकास के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण परिवर्तन के कारण जीवों के आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन की क्रिया को ही जैव विकास कहा जाता है। और इसके विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में आप लोग लिख सकते हैं कि लैमार्कवाद का सिद्धांत और डार्विनवाद का सिद्धांत, इसके अलावा नौ डार्विनवाद का सिद्धांत और ह्यूगो डी व्रिज का उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत आप लोग लिख सकते हैं। सब में थोड़ा थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते थे क्योंकि 2 नंबर का ये प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, निस्तापन व भर्जन से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाएं। वायु की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे गर्म करके अशुद्धियों को दूर करना भर्जन और निस्तापन कहलाता है। इसमें प्रमुख बात यह है कि वायु की उपस्थिति में हम उसको गलनांक से नीचे गर्म करते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं कि कॉपर सल्फाइड Cu2S में से सल्फर की अशुद्धियों को दूर करने के लिए वायु की उपस्थिति में यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसको गर्म करते हैं तो Cu2O में वो कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड जो कि अशुद्धि के रूप में गैस के रूप में निकल जाती है। इसी प्रकार से आप जिंक सल्फाइड का भी देख सकते हैं। वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर ZNO अयस्क मिल जाता है और साथ ही सल्फर डाइऑक्साइड की अशुद्धियां गैस के रूप में निकल जाती हैं। 15वां प्रश्न है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं लिखिए। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग एवं कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी की विशेषताएं आप लिख सकते हैं कि प्रत्येक आवर्त में तत्व अपने बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया गया था। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि एक ही समूह के सभी तत्वों के गुण धर्म समान होते थे। तीसरा आप लोग लिख सकते हैं तत्व का परमाणु भार उनका मौलिक गुण बताया गया था। और इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि सारणी में रिक्त स्थानों के तत्वों के गुण धर्मों को पहले से ही बताया जा सकता था। वहीं संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में 7 रो होते थे जिसको आवर्त बोला जाता है और 8 कॉलम होते हैं जिनको समूह कहा जाता है। बात करेंगे 16वें प्रश्न की, आवेश के सुचालक व कुचालक से क्या समझते हैं? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आवेश का सुचालक कहने का मतलब ये हुआ कि उसमें आवेश की प्रवाह आसानी से हो सके और आवेश के प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो कि जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उनको आवेश का सुचालक कहेंगे और जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें आवेश का कुचालक पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोग बता सकते हैं कि लोहे की छड़ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह आवेश का सुचालक होगा, लेकिन वहीं प्लास्टिक की अगर छड़ है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है तो वह आवेश का कुचालक होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि सचित्र स्पष्ट करना है उदाहरण देकर, तो ये उदाहरण आप देख सकते थे और एक लोहे की छड़ या फिर शीट बना करके उसमें आवेश के प्रवाह को आप दिखा सकते थे और इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से मूव हो रहे हैं वो दिखा सकते हैं और प्लास्टिक की छड़ में इलेक्ट्रॉन मूव नहीं होंगे उसको आप दिखा सकते हैं। बात करेंगे 17वें प्रश्न की, प्राथमिक उपचार से क्या अभिप्राय है? प्राथमिक उपचार बॉक्स में कौन कौन से आवश्यक उपकरण एवं औषधियां रखेंगे? चोट लगने के बाद व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व किया जाने वाला सहायक इलाज प्राथमिक उपचार कहलाता है। और प्राथमिक उपचार बॉक्स में सामान्य सी चीजें जैसे कि एंटीसेप्टिक क्रीम, इसके अलावा घाव पर लगाने के लिए डिटॉल, चोट लगने पर हैंडीप्लास्ट और खून के बहाव को रोकने के लिए कॉटन यानी कि रुई और पट्टियां रखेंगे ताकि कॉटन को रख करके उसे बांधा जा सके। इसके अलावा सामान्य सी दवाइयां आप रखते हैं जैसे कि सिर दर्द, बुखार, बदन दर्द, ये सब की छोटी मोटी दवाइयां आप रख सकते हैं। 18वां प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखा किसे कहते हैं? किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाइए। चुंबकीय बल रेखाएं किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उस स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा
का सतत प्रदर्शन करती हैं। यानी कि इस कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई चुंबक है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जहाँ जहाँ रहेगा और जिस दिशा में रहेगा उसी दिशा में चुंबकीय बल रेखाएं होती चली जाएंगी। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक चुंबकीय बल रेखाएं खींची गई हैं। यानी कि इस चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई लोहे या फिर ऐसा चुंबकत्व वाली चीज वस्तु रखी जाए तो वह इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के बल को अनुभव करेगा। दोस्तों यहाँ पर आपका पूरा विज्ञान का पेपर सॉल्व हो चुका है। अगर आप वर्ष 2021 में पूछे गए अन्य सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में ही आपको वर्ष 2019 और वर्ष 2020 में पूछे गए चतुर्थ सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर के हल मिल जाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।